लिए तो सही, कोई वादा तो पूरा कीजिए। सर नए स्पीकर साहब बोलने दीजिए मुझे। सर मैं बजट पे बोलेंगे साहब, इस पे भी बोलना है, बजट पे भी बोलेंगे। बजट में आने का इश्यू है ना, हर वक्त यही बोले साहब, सेशन बढ़ा देंगे, विंटर सेशन आ जाएगा, 15 दिन कर देंगे। कितने हुए साहब 2014 से लेकर? अगर हम देखेंगे फिगर्स है साहब, मेरे पास फिगर्स है, 126 दिन हुए थे। अब ये 5 साल 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम। टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग। अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही। बोलने दीजिए साहब। पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब। कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे। लेटर भेजा मैं बीएससी में, इस वास्ते नहीं आए हैं जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, तो फिर हम नहीं आए तो क्या? हाँ तो क्या? देखिए मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है। या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलने दीजिए हमको। प्लीज कंक्लूड। वही तो बोल रहा हूं मैं। तो आप माइक नहीं लेते, आप वैसे ही बोलते हैं। आप माइक लेकर बोलिए ना। अकबर साहब बोलिए आप। प्लीज कंक्लूड। इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिकायत क्या है साहब, शिकायत क्या है बताइए? कि इतना गुस्सा, इतनी जल्दी तेजी से उड़ जाना, ये आपको जेब नहीं देता। अरे आपको बहुत बड़ा मुकाम मिला है, काबिल हैं आप, आगे बढ़िए। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, और आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन एहतियात से जाइए, सब्र के साथ जाइए, साबित कदमी के साथ जाइए। ऐसा नहीं कि तेज दौड़ते हैं और आगे बढ़ के गिर जाते हैं। नहीं, मैं जानता हूं आपकी नौजवानी की उम्र है, उम्र में बहुत मेरे से छोटे हैं, तो शायद है आपको किसी जमाने में हमारा भी मिजाज ऐसी था, लेकिन आज कुछ अलग है। चलने दीजिए। लेकिन जरूर कहूंगा कि हम को आज इस रियासत को आगे बढ़ाना है। और आखिर में कहूंगा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफियां हुई है, इस पे बहस होनी चाहिए और हुकूमत को खुलकर बयान करना चाहिए, बताना चाहिए कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ किस तरीके से हमारी नाइंसाफी कर रही है। और ये जो मोशन लाया गया है, मैं अपनी जानिब से इस मोशन की तायीद करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि 12% तहफुजात देने का वादा करे थे। आप एसटीज को दे रहे हैं रिजर्वेशन, दीजिए, हम खैर मुकदम करते हैं। मुसलमानों के 12% तहफुजात आपके मैनिफेस्टो में था, आपने ऐलान किया, वो 12% दीजिए। जरूरी है। और बीसी कॉरपोरेशन के जरिए भी बीसीई में मुसलमान हैं, उसको भी करिए। और ये मोशन जो मूव किया गया है, मैं इसकी तायीद करता हूं, और आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। गौरवनीय जयप्रकाश सर 70% सीसीटीवी कैमरास का मेंटेनेंस नहीं है, मोर देन 50% कैमरास बंद हो चुके हैं। तो आप यही बातें मैं आपके जरिए लाना चाहता हूं। फार्मर्स के क्रॉप का लोन जो है वादा किया था कि 5 लाख में करेंगे, वो उसका क्या हुआ? वो भी आप करिए। जरूरी है फार्मर्स का। फार्मर्स आज खुदकशी कर रहे हैं, चाहे 1 होने दो या 10 होने दो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज किसान हमारा खुदकशी क्यों कर रहा है, इस पर हमको गौर करना चाहिए, इस पर हमको देखना होगा। दलित बंधु आपने आगाज किया, इसके लिए मुबारकबादी देता हूं। 11,000 दलितों को इससे फायदा हुआ है, आपने दिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि इंक्लूसिव की बात गवर्नर एड्रेस में की गई है कि यह हुकूमत सबको लेकर चलती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में कहा था कि दलित बंधु की तरह बीसी बंधु भी होगा, माइनॉरिटी बंधु भी होगा, तो क्या वो होगा? क्या आप देंगे या नहीं? गवर्नर एड्रेस में हमारा पर कैपिटा इनकम के बारे में की, जीएसडीपी की बात की, सबकी बात की। मैं चाहूंगा कि जब जवाब दे तो पर कैपिटा डेप्थ कितना है हमारा,
पर कैपिटा डेप्थ कितना है कि आज तेलंगाना रियासत 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। कॉरपोरेशंस का अगर कर्ज लेते हैं तो और बढ़ जाएगा। तो आप इस पे क्या कर रहे हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे फिर से यह मुतालबा करूंगा कि हैदराबाद में जो मेट्रो ट्रेन को लाने का जो वादा किया गया था उसको पूरा कीजिए। और फिर एम्प्लॉइज के पीआरसी और डीए के ताल्लुक से एम्प्लॉइज परेशान है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के गवर्नर साहिबा के एड्रेस में यह कहा गया कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें अच्छी हैं, बेशक अच्छी हैं, इससे इनकार नहीं, लेकिन पीआरसी कब देंगे, डीए कब होगा? पुराना पीआरसी नहीं दिए, अब नया आएगा, ये कब देंगे? ओल्ड पेंशन ला लीजिए, सरकारी मुलाजिमीन को खुश करिए, सरकारी मुलाजिमीन खुश करिए इनको। काफी उनकी शिकायतें हैं, उम्मीद करूंगा कि आप इस पर भी देखेंगे। पुराने शहर की तरक्की के बारे में हमने बार बार कहा है, तो मैं फिर से स्पीकर साहब आपके जरिए इन बातों को दोहराना चाहता हूं कि फिर से कह रहा हूं कि कर्जों की इजराई कीजिए, स्विंग मशीन्स दीजिए, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनको कर्ज दीजिए। आप जितना पैसा दिए इससे नहीं होगा। 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जारी किए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जारी करिए। नहीं करेंगे तो वो पूरे दरखास्तें फिर वैसे ही पेंडिंग रहेगी जिस तरीके से पहले थी। अनीसुल गुरबा का काम खत्म करिए, इस्लामिक सेंटर का तामीर का आगाज करिए, उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए, उस्मानिया दवाखाने की तामीर करिए, औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करिए, पुराने शहर की तरक्की कीजिए। एसआरडीपी सेकेंड फेज में पुराने शहर के हम जो नुमाइंदगी करे हैं उसको लीजिए, पुराने शहर को भी नए शहर की तरह तरक्की दीजिए। पुराने शहर के लेक्स के डेवलपमेंट के लिए भी हमने दिया है रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास भी सुरम चेरू है, गुरम चेरू है, कई तालाबें हैं, मिरालम तालाब भी है, इसके डेवलपमेंट के लिए हमने प्रपोजल दिया है, इसको भी लीजिए। हमने मिरालम मंडी के बात की है, उसको भी लीजिए। चौक के मुर्गी का लिया है, उसको भी लीजिए। बहुत काम आपने किया है, बहुत काम आपने किया है और ये काम बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम मसाइल पर तवज्जो देंगे। और आखिर में स्पीकर साहब आपसे फिर से ये कहना चाहता हूं कि लास्ट बजट सेशन में मीटिंग बुलाने का वादा किए, 1 साल हो गया, कम से कम अब बुला लीजिए, इस सेशन में बुला लीजिए। सो द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट फॉर अकॉर्डिंग नेशनल project status to Kaleshwaram irrigation project on the lines of Polavanam project in neighboring Andhra Pradesh has virtually been rejected by the BJP government. Similarly, despite the Niti Aayog recommendations, the central government has ignored the state request to maintain grants for the Mission Bhagiratha and Mission Kakatiya scheme. The central government is denying extra borrowing limits under FRBM Act as Telangana refuses to implement the power sector reforms adversely affecting the farmers and other consumers. The central government has been reluctant to procure the produce of Telangana farmers, particularly paddy. An entire burden of procuring all the produce of different crops have fallen on the state government. In Raitu Bandhu, Raitu Bima and Farm Loan Waiver scheme, the contribution of central government is zero. Moreover, the central government has stopped release of loans by the central institution like PFC and REC for irrigation and power projects such as Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Project in Telangana, Genco Power Project at Yadadri. The proposed Information Technology and Investment Region ITIR at Hyderabad has been dropped. The state demand for its due share in Krishna water is pending with the second Krishna Water Dispute Tribunal, and the central government is dealing a blow to the state by issuing notification in July 2021 for the takeover the state irrigation and hydel power projects and the two major river by Krishna and Godavari River Management Board. The central government has sanctioned, as I had said earlier, sir, 157 medical colleges and 157 nursing colleges across country, but not a single medical or nursing college have been sanctioned for Telangana, sir. The list of central government act of omission and commission is endless, and suffice to say that the state is
roundly being given a raw deal, Telangana would have progressed much faster and registered higher GSDP and per capita income over the last 8 years if the central government had extended the helping hands. सर, जब मैं ये बात कर रहा हूं नाइंसाफी की, तो स्पीकर साहब मैं आपसे दरखास्त भी करूंगा कि इस सेशन के दौरान, और बड़ी लंबी फेहरिस्त है कि जानिब से जो नाइंसाफियां और हक तलफी तेलंगाना रियासत के साथ की जा रही है, उसकी बड़ी फेहरिस्त है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस सेशन में ही सही एक डिस्कशन रखिए साहब, ताकि रियासत की आवाम को यह पता चले कि रियासत के साथ किस तरीके से सौतेला सुलूक किया जा रहा है मरकजी हुकूमत की जानिब से। एक बहस मुबाहिसा होना चाहिए इस ऐवान में, हकीकत सामने आनी चाहिए ऐवान के जरिए आवाम के सामने। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एक दिन मुकर्रर करिए ताकि हम भी इसमें हिस्सा लेते हैं और हुकूमत की जानिब से भी सही आदाद शुमार आएंगे, सही फिगर्स आएंगे, सही बातें आएंगी, ताकि आवाम को मालूम हो सके कि जो लोग आज तेलंगाना में आकर तेलंगाना की आवाम को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि तेलंगाना में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, तेलंगाना में कोई तरक्की नहीं आई, तेलंगाना में कोई खुशहाली नहीं आई, तो अगर हम बहस रखेंगे तो हम बता सकेंगे कि कैसी खुशहाली आई, कैसी तरक्की आई, बावजूद इसके कि मरकजी हुकूमत ने ताउन नहीं किया। एक ही बात बोलना चाह रहा हूं, मिनिस्टर साहब ने कहा कि अकबर साहब आप बीएसी में नहीं आए। सर, मैं नहीं आया हूंगा, क्या मेरा रिप्रेजेंटेशन आप तक गया नहीं या नहीं गया? कितने दिन असेंबली करना हम बोले या नहीं बोले लेटर में? कौन से इश्यूज को टेकअप करना बोले या नहीं बोले? शायद मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम, उनको भी कॉपी भेज देता हूं। आप बोलिए साहब, हम क्या बराबर वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन दिए या नहीं दिए? सर दिए सर या नहीं दिए? सर हम दिए, बराबर दिए। हम नहीं भी आए तो हमारे मसाइल को रखे, हम नहीं भी आए तो क्या मसाइल को उठाना है वो भी हम बोले, हम नहीं आए तो उसकी वजह भी बोले। आप बोल रहे हैं कि आप नहीं आए, हाँ, हम बराबर भेजे अपने मसाइल। प्लीज कंक्लूड। मैं कर रहा हूं सर, मैं अब इसमें कंक्लूड कर रहा हूं। ये लोग के पास में एक सबर नहीं है साहब कि खामखा के उलझना चाहते हैं। हम बार बार बोलते रहे जीएसटी से तेलंगाना का नुकसान होगा, नहीं होगा। अकबर साहब बेफिक्र रहिए, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स में हमको कम आएंगे पैसे। चीफ मिनिस्टर साहब ने उठकर कहा अकबर साहब आप बेफिक्र रहिए, नहीं आएंगे। आज हो रहा है। हमने डिमोनेटाइजेशन पे उठकर खड़े रहकर मैंने कहा, सीएम साहब ने कहा नहीं अकबर साहब नहीं, आप बेफिक्र रहिए, नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए डिमोनेटाइजेशन अच्छा है बोले। हम बोले नहीं, आप भरोसा मत करिए इन पर, ये कभी भी साथ छोड़ देंगे नहीं। आप नहीं अकबर साहब, हम बराबर करेंगे। अब उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने साथ दिया, प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपने साथ दिया बीजेपी का, लेकिन बीजेपी ने क्या किया आपके साथ? क्या किया बताइए? आगे बात करेंगे, टाइम है। आप हाँ साहब, मैं वही तो बोल रहा हूं। प्लीज कंक्लूड ऑन दैट। मैं गवर्नर के स्पीच में जा रहा हूं सर। प्लीज कंक्लूड। मैं उससे हट नहीं रहा हूं। अब उठ के अगर बोल रहे हैं तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। दे दिए। देना पड़ेगा ना साहब मुझे। दोनों भी। आप करीब होते रहे, इतने करीब होते रहे कि आपको दूर कर दिया गया। आज दूर हो गए तो वो बुरे हो गए। अरे हम यही बात कह रहे थे कि इतना करीब ना जाइए। खैर, इसके साथ साथ मैं मुबारकबादी देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, टीआरएस पार्टी को भारत राष्ट्र समिति बनने पर कि तेलंगाना का राष्ट्र हो गया, अब आप भारत का राष्ट्र करने निकले हैं, आपको मुबारकबादी देता हूं। मगर उसके साथ यह भी जरूर कहूंगा कि इस बात का भी ख्याल रखिए कि हम जब गए तो हमको बी टीम बोले, नहीं मालूम अब आपको कौन सी टीम बोलेंगे, नहीं मालूम कि आपको कौन सी टीम बोलेंगे। बस यहां पे दो ही लोग हैं, एक वो और दूसरे कौन है मालूम है? ये नहीं चाहते कि कोई तीसरा आए। तो होशियारी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़िए। स्पीकर साहब, मैं ये बात भी कहूंगा कि 5 साल से
So the Honorable Chief Minister and other functionaries have been quite vociferous, I would say, quite aggressive. जब भी टेलीविजन के सामने आते हैं या पब्लिक मीटिंग्स में जाते हैं और बार बार कहते हैं about the raw deal being given to Telangana state. Ever since its formation in June 2014, coincidentally, the BJP regained power at the just before Telangana's formation. Sir, I would like to know what are the reasons, sir. Sir, the omissions of any reference to the state plight at the hands of the central government raise questions. Has the state government deliberately chosen to ignore these issues in the governor's address to show courtesy to Her Excellency? Or has the Honorable Governor dropped certain portions of the text sent to her before the speech copies were printed and she read out the address? Or the reference to the central government high-handed attitude toward the state has been brushed aside after the Telangana Rashtra Samiti assumed the national avatar of Bharat Rashtra Samiti? क्या ये मजबूरियां हैं भारत राष्ट्र समिति बनने की? आमदन इसको भुला दिया गया या छोड़ दिया गया, या फिर कैबिनेट उमूमन तो ये होता है सर. Sir, I don't want to go into the rule position, sir. I might be wrong also. एक असेंबली सेशन को प्रोरोग करना पड़ता है, आप उसको खत्म करना पड़ता है, उसके बाद नोटिफिकेशन देना पड़ता है, फिर बजट का सेशन आना पड़ता है, 8 दिन का गैप होता है. ये तो कंटिन्यूएशन में है. Sir, I really don't know what is the sanctity of this governor's address, sir. I really do not know. What is the real sanctity of this? कि बस देना था, खैर अच्छा हुआ गवर्नर साहिबा आई यहां पर. Sir, the governor's address finalized and approved by the state cabinet is a document which lists out the performance of the state government in the outgoing year and the policies and programs to be taken up in the ensuing year. Looked at from this point of view, the governor's address lacked power and punch since dismisses most of the achievement of the government in a paragraph or two. You can feel the difference if you compare the text of the governor's address in 21 and now, sir. To speak on the motion of thanks on the governor's address. Honorable Speaker, sir, the governor's address to the joint session of state legislature yesterday is significant for several reasons. In the year 2022, we missed the governor's address for reasons known to one and all. Let bygone be bygones. It is a good beginning in the relationship between the two top constitutional functionaries in the state. However, Honorable Speaker, sir, compared to her previous address to the state legislature on 15th March 2021, which consisted of 42 pages, her latest address is down to only 21 pages. I am sure in the last 2 years the Telangana has achieved significant progress, but this has not been truly reflected in the current address of the Honorable Governor, which has been quite brief on both fact and figures, I would say. Moreover, this address is notable not for what it says, but for what it is missing or omitted, I would say. The governor's address, which reflects the view of the state government, is silent on the stepmotherly treatment being meted out to the Telangana state by the BJP government at the center. This has not been mentioned, sir. So there was not even a murmur of protest against the deliberate targeting of an injustice done to the Telangana by the BJP regime. I am so saddened to say, sir, before me, 2 speakers have spoken, but none of them have spoken. किसी ने इस बात पर आवाज नहीं उठाई कि किस तरीके से तेलंगाना का हक छीना जा रहा है और तेलंगाना को उसके हक से महरूम किया जा रहा है.
और यह बात भी नहीं बताई गई कि कितना पैसा तेलंगाना रियासत से मरकजी हुकूमत को हासिल होता है टैक्स के जरिए या मुख्तलिफ जराए के जरिए, और पलट कर क्या मिल रहा है तेलंगाना को, इस बात पर भी गवर्नर एड्रेस में न तस्करा किया गया न बोला गया। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर साहब को समझाना चाहता हूं, बोलना यह चाहता हूं, मैं आपकी कैबिनेट पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं कि जो नोट गवर्नर साहिबा ने इस ऐवान में पढ़ा है, तो क्या यही नोट आपने भेजा है? बस यही जानना चाहता हूं, यही जानना चाहता हूं। आप रिकॉर्ड में आके बोल दीजिए हाँ यही भेजे थे, बोलिए। सर, मैं कहा है तेलंगाना को जो मदद की जानी चाहिए वो मदद भी नहीं हो रही है। आज 157 मेडिकल कॉलेजेस सारे हिंदुस्तान में खोलने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया। क्या एक भी मेडिकल कॉलेज दिया तेलंगाना को? नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का वादा किया पूरे हिंदुस्तान में, क्या तेलंगाना में एक भी नर्सिंग कॉलेज दिया? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहिबा के एड्रेस में तेलंगाना की नाइंसाफी और मरकजी हुकूमत की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर इसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं किया गया? यह मेरा शिकवा है, यह मेरी शिकायत है, और यह शिकायत इसलिए है कि मैं तेलंगाना से हूं और तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से, मुझे देखकर तकलीफ होती है, इसलिए यह बात कह रहा हूं और कुछ नहीं। सर, आगे बढ़ते हुए सर, इट इज pertinent to recall that through the AP Reorganization Act of 2014 got President of India's assent, and on 1st of March 2014 several promises were made to Telangana state in the act are yet to be fulfilled. The steel project of Bayaram and the rail can be made in union budget. So the division of assets and liabilities of the government, companies and corporation and other institutions listed under the 9th and 10th schedule of AP Reorganization Act is yet to be completed more than 8 years after the formation of Telangana state. The two Telugu states are at loggerheads and have taken the issue to the court. This has also not been mentioned. The central government has not yet only reduced the share of Telangana state under the devolution of central taxes and grant as per the 15th Finance Commission, but also put restrictions on borrowings of Telangana government and the FRBM Act. Through the central government's own fiscal deficit is galloping every year, sir. The grant for various central schemes like NREGA and backward areas development program have been reduced or withdrawn. Sir, और ये भी शायद अगर मैं गलत ना हूं तो आई मे बी करेक्टेड कि गवर्नर्स एड्रेस को कैबिनेट अप्रूव करता है और उसके बाद गवर्नर साहिबा के पास या गवर्नर के पास जाता है। पता नहीं अब इस एड्रेस को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है, ठीक है, किया है तो अच्छा है सर। सर, जब कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है, मैं चाहता था कि आप लोगों की तरफ से आवाज आए, शुक्रिया आपका कि किया है आपने कहा, तो क्या कैबिनेट में भी इस बात का जिक्र तस्करा नहीं होता कि तेलंगाना के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना को उसका हक नहीं दिया जा रहा है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना का जो पैसा है वो तेलंगाना को नहीं मिल रहा है? सर, अध्यक्ष अकबर गारू कैबिनेट लो మీరేం ఇది सर, हाउएवर यह बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बेशक कामयाबियां हुई हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। अगर अक़लियतों की बात करूंगा तो बेशक हुकूमत ने अक़लियतों को दिया है, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया जरूर है, लेकिन आज उर्दू
के साथ नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। कई सरकारी दफातर के बोर्ड्स पर उर्दू नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उर्दू ट्रांसलेटर्स को कलेक्ट्रेट्स में आपने अपॉइंटमेंट दिया, उर्दू दरखास्तें तलब की जा रही हैं, लेकिन फिर भी उर्दू के साथ जो होना है नहीं हुआ। मैं ये भी कहूंगा कि हमारी मजलिस की नुमाइंदगी पर जितने भी सरकारी तकर्रुरात के इम्तिहानात जो उर्दू में नहीं होते थे वो उर्दू में होने लगे, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत चीजें जहां पे उर्दू नहीं है तो उर्दू के साथ इंसाफ होना है। मैं ये भी कहूंगा कि अक़लियतों के लिए ऐलान किया गया इस्लामिक सेंटर का 10 एकड़ जमीन दी गई है, तामीर शुरू होना है, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। अक़लियतों को अनीसुल गुरबा मजलिस के नुमाइंदगी पर जमीन का इजाफा किया और वहां पे कंस्ट्रक्शन का आगाज किया, एक बड़ी इमारत तामीर हो रही है। हां, हो रही है, इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जिस तेजी के साथ होना था और मुकम्मल होना था नहीं हुआ। हां, मैं शुक्रिया अदा करूंगा हुकूमत का कि नए सेक्रेटेरिएट के पास में मस्जिद की तामीर भी हो रही है। वादा किया गया कि सेक्रेटेरिएट की तामीर मुकम्मल होने से पहले मस्जिद की तामीर हो जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि मस्जिद की तामीर कौन से स्टेज में है। कोई जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, पता नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि जरूर वो मस्जिद की तामीर मुकम्मल होगी। मैं सिर्फ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं यहां खड़े रह के आप पे तनकीद कर रहा हूं, नहीं, आपने जो किया है उस पर तारीफ भी कर रहा हूं, शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं, और जो नहीं हुआ वो बताकर आपके जरिए उन मसाइल को हल भी करवाना चाहता हूं। शादी मुबारक मजलिस ने नुमाइंदगी की थी तेलंगाना के तश्कील के बाद इसी ऐवान में कि शादी मुबारक की स्कीम लाई जाए। आई शादी मुबारक की, कई गरीबों का फायदा हो रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। लास्ट असेंबली सेशन में हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया था कि चीफ मिनिस्टर साहब फ्रूट मार्केट के ताल्लुक से, तो आज वो फ्रूट मार्केट के लिए जमीन दी गई, वहां पे काम हो रहा है, और इसके लिए भी मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि फ्रूट मार्केट वक्फ बोर्ड की एक जमीन पर दी गई। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ। अफजलगंज की मस्जिद के लिए हमने मुतालबा किया था, उसके लिए मंजूरी दी गई, पैसा दिया, चेक दिया गया, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में चेक को रोक दिया, उसको रिलीज करवा दीजिए। ये बातें हम जो कह रहे हैं, लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मजलिस ने, मैंने खड़े होकर कहा कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए उसके एक्सटेंशन का काम करना है। चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया कि 20 करोड़ रुपया उन्हें मंजूर किया, लेकिन आज भी वो काम नहीं हुआ। वो काम होना चाहिए। मक्का मस्जिद की तामीर के लिए, रेनोवेशन के लिए मजलिस ने मुतालबा किया। मक्का मस्जिद की तामीर, रेनोवेशन का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो कब होगा मैं ये जानना चाहूंगा। बागान की मस्जिद के लिए किया, यहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए किया, रेगुलराइज करिए, नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम मजलिस की नुमाइंदगी पर आइम्मा और मौजनों को आपने मंथली पैसा देने का ऐलान किया, दे रहे हैं। 4-4 महीने तक नहीं मिलती है, खैर देर से मिलती है, मगर अब रमजान का महीना आने वाला है, मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत वक्त पे उनको दे देगी। अचलिकास को दे रहे हैं, पुजारियों को दे रहे हैं, हम इसका भी इस्तेकबाल करते हैं, देना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये काम जो अच्छे हुए हैं हम उसकी तारीफ करेंगे, जो लेकिन नहीं हुआ वो तो बोलेंगे हम बराबर। वही बात कहना चाहते हैं। आप पूरी रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, हम मुबारकबाद देते हैं आपको। वरंगल का दवाखाना 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, मुबारक आपको, अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हैदराबाद में एक उस्मानिया दवाखाना है, वो कब बनेगा? बावजूद इसके कि मरकज की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। Sir, I heartily congratulate the TRS, now BRS government, for the inclusive and comprehensive development of the state on every front for the last 8.5 years.
Kaleshwaram irrigation projects have virtually transformed large part of state and agriculture production has trebled, I would say, sir. The Telangana has become a power surplus now. Drinking water supply is provided to every habitation. The state has become investor friendly and attracted huge investment by multinationals and Indian corporates in information and technology and other fields. Honorable Minister had went to Davos also, Switzerland. He has got so much of investment. I congratulate the government for that also. We need to project this. सर, अगर मैं यहां खड़े होकर बात कह रहा हूं, मिनिस्टर साहब नाराज होकर उठ गए फौरन। अरे मैं यही तो चाह रहा हूं कि गवर्नर के एड्रेस में ये बातें आनी चाहिए थी कि हमारे रियासत के मिनिस्टर ने स्विट्जरलैंड में डावोस में जाकर इतना इन्वेस्टमेंट लाया, इस रियासत को ये गवर्नर एड्रेस में आना था। हमने ये काम किया, ये आना था, और इसके बाद में ये भी आना था कि आइंदा हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये चीजें नहीं है, तो इस बात की निशानदेही कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बात को समझते ही नहीं है, फौरन उड़ जाते हैं। समझिए, मैं कह रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट में आना चाहिए, हमारी कामयाबियों का जिक्र होना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट में रियासत की खुशहाली का जिक्र होना चाहिए और तरीके से। हां, आपने कोशिश की है, जिक्र किया है, लेकिन जिस तरीके से होना था वो नहीं हुआ, यह शिकायत कर रहा हूं। और ऑनरेबल स्पीकर सर, द स्टेट हैज मेड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस on the welfare front by taking up schemes and initiative for welfare of scheduled caste and scheduled tribe, backward classes, minority and economically weaker sections. So the Asra pension for the aged widow, single woman, disabled and other vulnerable groups have come as a boon to these sections. Welfare of women and children has also been accorded a priority, and the Shadi Mubarak and Kanya Lakshmi schemes have helped over 12 lakh girls to get married. So compared to the previous government, in erstwhile United Andhra Pradesh, the Telangana government has launched several new initiatives and made higher budgetary allocation for minority community in the state. The opening of 203 minority residential schools and upgradation of these schools to residential junior college has brought a major change in school education for the minority children. Sir, however, बात गलत है कि लास्ट बजट में आपने, अभी तो ये बजट अभी है, चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, 500 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए दिए गए थे। क्या मेट्रो का काम शुरू हुआ? क्या मेट्रो आई या कुछ पहल हो रही है? हाईटेक सिटी, शमशाबाद एयरपोर्ट, वो लिंक, दूसरे लिंक्स आप पूरे कर रहे हैं, बेशक करिए, ये मेरा शहर है, ये मेरी रियासत है, यहां पे खुशहाली, यहां पे तरक्की आनी चाहिए। लेकिन यह कौन सी बात है कि चौतरफ तरक्की हो रही है लेकिन उस तरफ नहीं होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं मिनिस्टर साहब को, लास्ट बजट के इजलास में, लास्ट सेशन में, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से दर्दमंदाना अपील की थी कि पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। मुझे माफ करें ऑनरेबल स्पीकर साहब, केटीआर साहब, आप मुझे माफ करें, लेकिन सीएम साहब ऐलान कर रहे थे कि हां कुछ 1000 करोड़ रुपया दे देंगे पुराने शहर के लिए। आपने जाकर कहा कि नहीं, हम कर देते हैं पूरा। सीएम साहब ने उठकर कहा कि अकबर साहब, पूरी वाइडनिंग हो जाएगी। सर, 1980 से वाइडनिंग अभी भी पेंडिंग है। सर, क्या आप बताइए, अगर मैं यहां खड़े रहकर अगर बात कर रहा हूं तो इस आंख से न देखें कि एक मुसलमान खड़े होकर बात कर रहा है, नहीं, या मुसलमान के लिए बात कर रहा हूं, नहीं। हां, मैं मुसलमान के लिए बात करता हूं, हां मैं पुराने शहर की बात करता हूं, हां मैं तेलंगाना की बात करता हूं, हां करता हूं मुसलमान की, इसलिए करता हूं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूं, जिम्मेदार हूं। मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि जो कमजोर है, जो पसमानदा है, जो पीछे है, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाऊं। ताकतवर का हाथ तो सब थामेगा, कमजोर का हाथ कौन थामेगा? अगर हम अवामी नुमाइंदे अगर कमजोरी को दूर नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? और आज अगर मैं बात कर रहा हूं मुसलमान को आगे लाने की, तो मुसलमान जब आगे आ जाएगा तो अगर कोई मुसलमान के पीछे अगर कोई हिंदू रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, तो अकबरुद्दीन
ओवैसी उस हिंदू सिख ईसाई का भी हाथ पकड़कर उसको भी सामने लाने की कोशिश करेगा। इसी से तो हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। एसआरडीपी के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं साहब ओल्ड सिटी में बताइए। एसआरडीपी सेकंड फेज हम बोले, क्या सेकंड फेज एसआरडीपी में क्या जो चंद्रायन गुट्टे के फ्लाईओवर्स का हमने जिक्र किया, क्या वो लिया गया? मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, बजट पे ले लीजिए, बजट नहीं साहब मैं जरा बोलता हूं साहब, इसमें खत्म करता हूं। सर मिनिस्टर साहब ने वादा किया था। सर ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ, इस कुर्सी की इज्जत करते हुए मौजरत ख्वाही के साथ कहना चाहता हूं, स्पीकर साहब 1 साल हो गया, मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मीटिंग बुलाएंगे, बहादुरपुरे में आईटीआई का था, कई इश्यूज थे। 1 साल में क्या मीटिंग बुलाए सर? सर इस ऐवान में वादा किया जाता है, क्या ऐवान में जो तयखुन दिया जाता है, जो जबान दी जाती है, क्या उसकी भी अहमियत नहीं है? क्या उसका भी एहतराम नहीं है? आप बताइए स्पीकर साहब, आप बोलिए, आपकी मौजूदगी में कहा गया कि जरूर मीटिंग बुलाएंगे, क्या आज तक मीटिंग हुई? हमने जूनियर कॉलेज के लिए कहा था, बहादुरपुरे में आईटीआई के लिए कहा था, इंक्यूबेटर्स के लिए कहा था, स्टार्टअप्स के लिए कहा था कि वो जो एससी एसटीज को जो आप दे रहे हैं वो मुसलमानों को दीजिए। ऑन पार विद एससी एसटीज का वादा किया गया, ऑन पार विद एससी एसटीज क्या हुआ? क्या रिव्यू हुआ? मैं जानता हूं चीफ मिनिस्टर साहब मसरूफ रहते हैं, मैं जानता हूं केटीआर साहब भी मसरूफ है, मैं जानता हूं कि सारे मिनिस्टर्स मसरूफ हैं। उनसे दरखास्त करूंगा सबसे, आप लोग मसरूफ हैं, हमको एक आदमी बता दीजिए जिसके पास हम जाके मिल सकते हैं, हम मिल लेंगे, खड़े रह जाएंगे। आपके चपरासी से भी मिलना बोले तो मिल लेंगे, तेलंगाना के लिए, पुराने शहर के लिए, हमारी आवाम के लिए हम खड़े रह जाएंगे, मगर मिलिए तो सही। कोई वादा किया था बनाने का, अब तक नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में कहा मीटिंग करिए, बनाइए, सब करिए, बोलते हाईकोर्ट का है, नहीं हाईकोर्ट में भी डालें। आप हर डिस्ट्रिक्ट में दवाखाना बना रहे हैं, अच्छा है, चार मीनार का दवाखाना है, उसको भी बनाइए। हम यही बात कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? ऑनरेबल स्पीकर सर, हम यहां खड़े होकर नाइंसाफी पे आवाज उठाते हैं तो जरूर हम जो हुकूमत की जानिब से मिलता है हम उसको फरामोश भी नहीं करते, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हां, हैदराबाद तरक्की कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल हर जगह पे तरक्कियाती सरगर्मियां जारी हैं, तो मैं कह रहा हूं कि साउथ में भी होना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं साहब, हो तो रहा है लेकिन जिस तेजी से होना है उस तेजी से नहीं हो रहा है। जिस तेजी के साथ हाईटेक सिटी में होता है, जिस तेजी के साथ न्यू सिटी में होता है, उसी तेजी से ओल्ड सिटी में नहीं हो रहा है। यही तो बात कह रहा हूं। मंजूरी दी गई है, कहां हुआ साहब? सर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 10 साल पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्टेडियम को मंजूर किया गया, 10 साल हो चुके हैं, आज तक भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्या इस तेजी से हो रहा है? आज ये काम की जो हम निशानदेही कर रहे हैं, आप, मैं स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब की तवज्जो लाना चाहता हूं इस बात पे। क्या 5 साल से ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि लाल बाजार को डेवलप करेंगे बोले थे, एमएलएस की टीम गई थी, क्या डेवलप हुआ? Sir, when I got elected first time and second time in 2004, right from 2004, I am fighting for Charminar pedestrianization project. 2004, sir. क्या कंप्लीट हुआ सर? आप इसको तनकीद में ना लें, आप इसको ये समझ के आप मेरी बात को सुनिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमको भी आवाम के सामने जाना है, आपको भी आवाम के पास जाना है। हम आवाम को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, कितने साल लगेंगे चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए?
conclude, sir. Honorable Speaker, sir. Sir, Honorable Minister Saab is a very learned man. He is also a senior man, very qualified, well educated. I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house. And it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the AIMIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak. It is not the first time. आप 107 हैं, जरूर आप लीजिए, 2 दिन बात करिए, एतराज नहीं है इस बात पर। एतराज इस बात पे है कि टॉलरेंस लेवल किसका कितना है। आपका टॉलरेंस लेवल ही कम होते जा रहा है, टॉलरेट ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, अगर अकबर ओवैसी यहां खड़े रहकर 1 घंटा तारीफ करेगा तो और 1 घंटा बोलेंगे। देखिए, अरे देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी में एक दूसरे को सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। अकबर साहब, तनकीद को भी सुनना चाहिए, जब ही डेमोक्रेसी मजबूत होती है। नहीं, अकबर साहब, There was a time when I used to speak, Roshaya Saab was the finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair and come and tell me, Mr. Owaisi, you have spoken well. Very good young man, he used to say. I have seen so many chief ministers. please conclude. और मैं यहाँ खड़े रह के बोल, आपने कहा कि अकबर साहब बीएससी में नहीं आए। Sir, Honorable Speaker, sir, मैं नहीं, I'm not yielding, sir. Let me complete, sir. Let me complete. I'm not yielding, sir. Let me complete. Sir. Let me complete, sir. Then I'll give you an opportunity. Sir, अकबर गाరు ఇప్పటికైనా గానీ कहूंगा हुकूमत से कि क्या हुआ है उस ताल्लुक से। हमने नामपल्ली में कहा कि आईटीआई का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप और स्किल डेवलपमेंट को लेकर आइए। मैंने इससे पहले भी कहा था कि निफ्ट का एक सेंटर ओल्ड सिटी में लाइए, नैक का एक सेंटर लाइए, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लाइए, इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स में जगह दीजिए। यही बात मैं कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं। यह बात पे आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, नाराज नहीं होना है। अरे मैं जब ये मुतालबे आपके सामने रख रहा हूं, 2 बेडरूम का कह रहा हूं सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, जीएचएमसी एरिया में सिर्फ 9000 घर दिए अलॉटमेंट। 9000 में क्या जीएचएमसी में गरीबों को 2 बेडरूम मिल जाएगा? मैं जानना चाहूंगा कि 2 बेडरूम के घर कब होंगे? ऑनरेबल स्पीकर सर, आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि इस ऐवान में ऐलान किया गया कि नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यह कब होगा? यही मैं जानना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात यह गलत है? खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट के ताल्लुक से जानना चाहता हूं, मेट्रो ट्रेन आखिर चलेगी या नहीं चलेगी? मूसी को डेवलप करने की बात की गई, मूसी का डेवलपमेंट का अभी कुछ नहीं हुआ है, उसका क्या होगा? मैं ये भी जानना चाहूंगा। सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा और बोलूंगा कि आप पुराने शहर की तरक्की के लिए जितने भी ऐलानात किए हैं वो कीजिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पुराना शहर इस्तांबुल बन जाएगा। सर, इस्तांबुल नहीं, बस जैसा भी अच्छा बना दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। उस्मानिया दवाखाना बना दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। फ्रूट मार्केट वालों को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से आपके जरिए कहूंगा कि उनके जो भी मसाइल है उसको कर दीजिए। वहां पे वो कारोबार कर रहे हैं, मैंने जबान दी है और कहूंगा जब आपकी मार्केट बन जाएगी वो वहां से चले जाएंगे आपकी मार्केट में, वहां पे नहीं रहेंगे। यही बातें आपने स्टडी सर्कल्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में लाएंगे, बोले वो लाइए। मुसलमानों के ट्रेनिंग के मराकज पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाएंगे, बोले वो लेकर आइए। अरे हम यही बातें कह रहे हैं आपसे और उम्मीद करते हैं कि हमारी इन सारी बातों पर आप
जरूर तवज्जो देंगे। और आखिर में मैं ये भी जरूर कहूंगा कि शहर तरक्की जरूर कर रहा है, लेकिन शहर में क्राइम भी बढ़ रहा है। अगर हम देखते हैं हैदराबाद में ओवरऑल क्राइम अगर हम देखते हैं, और फिर उसके बाद में एफआईआर्स, अगर साइबर क्राइम पूरा लिस्ट है मेरे पास कि यहां पे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों का कत्ल हो रहा है, चोरियां हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पर भी गौर करेंगे। गवर्नर साहब के एड्रेस में कहा गया कि रियासत में इतने सारे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं। अब मैं ये बात भी कहूंगा कि 5 साल से मुसलमानों को खर्च नहीं दिया गया, 5 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज नहीं किया गया। नहीं सर, इसमें बोले माइनॉरिटीज का सबका अच्छा कर रहे बोल के, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 साल से दरखास्तें नहीं बुलाए गए। जब बुलाए गए तो 1.5 लाख से ऊपर आए, अब दरखास्तें बुलाए तो 2 लाख चिल्लर दरखास्तें आई हैं। पैसा कम है, पैसा दीजिए ताकि उन दरखास्तों को क्लियर कर सकें। इसलिए कह रहा हूं ओवरसीज स्कॉलरशिप, सर ओवरसीज स्कॉलरशिप बच्चों के कोर्सेज खत्म हो गए हैं, लेकिन आज भी नहीं आए। 1.5 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए अगर दे देंगे तो पूरे पैसे आ जाएंगे। मरकजी हुकूमत की एक ग्रांट है जहां पे स्कूल बिल्डिंग्स बना रहे माइनॉरिटीज के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का एक शेयर होता है, वो शेयर रिलीज करना है, उसको रिलीज कीजिए। यही बात कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं, औकाफी जायदादें जा रही हैं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 चिल्लर एकड़ जमीन चले गई। जब तेलंगाना का एजिटेशन हो रहा था तो टीआरएस लड़ रही थी उस जमीन के लिए, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से हलफनामा डाला गया कि यह रियासत की जायदाद है। तो मैं ये बातें बताना चाह रहा हूं, बताना इसलिए चाह रहा हूं कि अगर इन बातों का करेक्शन नहीं होगा तो फिर इससे नुकसान होगा। खर्च के लिए खतार में है, उस्मानिया दवाखाना तामीर होना है, मेट्रो ट्रेन आनी है, रोड वाइडनिंग पुराने शहर में होनी है, सीवरेज प्लान हमने दिया है, उसको मंजूरी देना है। तो मैं यही कहूंगा कि आप बस्ती दवाखाने खोले हैं, बहुत अच्छा है, इससे फायदा हो रहा है, मुबारक। डायलिसिस सेंटर्स खोले हैं, बहुत अच्छा है। कंटी वेलगू आंखों का जो टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, उसमें एक चीज मैं अपनी जानिब से हुकूमत से कहना चाहूंगा कि आई टेस्टिंग होने के बाद में कई पेशेंट्स को कैटरैक्ट की सर्जरीज रिक्वायर्ड है। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप आरोग्यश्री के अंडर वो कैटरैक्ट सर्जरीज को ला लीजिए, ताकि वो लोग जो लोग को सर्जरीज की जरूरत है, ये कंटी वेलगू जो आपका प्रोग्राम है, इसमें वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करवा सकते हैं। अरे मैं यहां खड़े है कि सजेशंस दे रहा हूं आपको। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, के केजी टू पीजी का ऐलान किया गया था, इस ऐवान में किया गया था कि फलकनुमा कैंपस में 20 करोड़ का सैंक्शन दिया गया, आज भी वहां पे नहीं आया। डिग्री कॉलेजेस के लिए हम बोले, हुकूमत ने ऐलान किया कि मलकपेट में एक आईटी का एक बड़ा एक सेंटर और टावर बनाया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा हुकूमत से कि क्या हुआ है उस ताल्लुक से। Required for release of release for the overseas scholarship, for direct loaning, minority finance corporation. If this meeting also could be conveyed, I would be very thankful, sir. Sir, and lastly, sir, I have requested my party has requested for sanctioning the DA arrears of 6.48 in the ensuing financial year budget. I hope that the government would accept the demand made by the AIMIM that the government announce a formation of a new pay revision commission for employees, besides ensuring that the preliminary report is submitted within 3 months of its working for speedy implementation of revised salaries. The CR Biswal committee had submitted the PRC report to the government on July 1st, 2018, but its implementation was delayed for nearly 2 years. A new PRC has to be announced by 2023. So once again, I request that DA arrears of 6.48% may be released in this financial year. Sir, and lastly, sir, Honorable Minister Saab had
mentioned about the inflation of India. I do agree with what he had said, but at the same time, I would like to caution the state government. I was going through the statistics department figures, and in that I had found that the inflation in Telangana is 8.67%. So I really request the government to please make a note of this, and we should control this inflation. And lastly, sir, Honorable Minister Saab had said about AIMIM having 7 seats. Sir, I have taken a very serious note of his comment which he has passed on AIMIM, and I assure him that I am going to make sure that I talk to my party president and see that we contest more seats in the coming election, and we come not in the number of 7, but I'll make sure that we come in the number of at least 15 next time by contesting at least 50. I will make sure that my party president agrees for this, and if he agrees, I'm sure we will have more number of AIMIM legislatures here, and who will work together once again with the Bharat Rashtra Samiti, sir. I thank you very much for giving me this opportunity, sir. Honorable Speaker, sir. Sir, through you, I would like to seek some few clarifications, and before going ahead with the clarification, I congratulate the Honorable Minister, Mr. K.T. Ramarao, sir, for giving a very good reply. Sir, at the same time, I would like to bring to your kind notice, when the Honorable Minister for Municipal Administration was giving a reply on Governor's address, so he had said that leader of opposition, Mr. Akbaruddin Owaisi. Sir, I would like, I request the chair to kindly correct this, because it will come in the records of the assembly. That needs to be corrected. Or I don't know if I have been given that position. If so, I request the Honorable Minister, Honorable Speaker, to please clarify on this. Yes, if yes, yes, it will be corrected. And it will be corrected. Yes, sir. Thank you, sir. And secondly, sir, I would like to bring to the kind notice of Honorable Minister Saab once again upon the promise which was made to the Muslims of the states of Telangana for providing 12% reservation. Honorable Minister Saab was quiet on this, and at the same time, sir, there is a confusion regarding the new recruitment. A roster has been created in which it is being read in the media that 4% reservation is not being followed, and instead of 4, only 3% reservation is being given according to the roster. If so, kindly clarify this. And thirdly, sir, the 4% reservation case is going on in Honorable Supreme Court. I request the government to please take all necessary steps to see that the 4% reservation which is being provided in the state of Telangana to the Muslims is protected. Sir, and I request through you, sir, to the Minister Saab to kindly call for a meeting in this assembly session so that issues relating to old city development, the road widening, the metro train, the flyovers, the other issues which have been raised can be addressed in that meeting. And sir, I also had requested in the last session for calling for a meeting with the Finance Minister Saab and Minority Affairs Minister Saab with myself so that we could have a discussion regarding the minority issues and also